हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब तक जो हमने पढ़ा है पार्ट 1 और 2 में, आज हम उसका रिवीजन करेंगे और साथ में ही हम कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे इस चैप्टर से जो रिलेटेड है। पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। जैसा कि हमने समझा था कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। उन चेंजेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे कि किस तरह से मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर, आयरन कैसे आयरन रस्टिंग हो जाती है, ग्रेप्स कैसे फर्मेंट होकर अल्कोहल का कन्वर्ट कर देते हैं, फूड कैसे कुक होकर कुक्ड फूड हो जाता है, फूड कैसे डाइजेस्ट होकर हमें एनर्जी देता है, और हम जब रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है जबकि हम ऑक्सीजन लेते हैं। इन सभी रिएक्शन के अंदर एक जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है चेंज। तो हमने देखा था कि जब कभी भी ये सारे चेंजेस होते हैं तो उनकी जो नेचर होती है और आइडेंटिटी होती है वो इनिशियल सब्सटेंस से लेकर दूसरी किसी नेचर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब पहले कोई सब्सटेंस था वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सब्सटेंस पहला और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो दोनों डिफरेंट होते हैं नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। हम ज़्यादातर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर कुछ माइनर चेंजेस होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट के अंदर चेंज होना, हमारा सॉलिड का लिक्विड में और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। दूसरा होता है चेंज इन कलर, अपेयरेंस का चेंज होना, कलर का चेंज होना। दूसरा गैसेस का रिलीज होना, ये भी केमिकल चेंज के ऑब्जर्वेशन में आता है। इसके अलावा टेम्परेचर का भी चेंज होना। ये चार चेंजेस जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि केमिकल चेंजेस को किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला तरीका था वर्ड इक्वेशन, जिसके अंदर आप पूरा कंप्लीट नेम लिखते हैं, प्लस का साइन मतलब जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट लिखते हैं जो फाइनली कन्वर्ट हो रहा है। इसके अंदर हमने ये भी समझा था कि प्लस का मतलब होता है दो जो रिएक्टेंट हैं उनके बीच में किसी तरह का रिएक्शन होना, किसी तरह की इंट्रैक्शन होना। एरो का मतलब होता है चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका राइट हैंड साइड पर होता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा और कंसाइज फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जहाँ पर हमने मैग्नीशियम पढ़ा था, मैग्नीशियम को Mg की फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 की लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मोर कंसाइज है, कंसाइज फॉर्म होती है। और इसी कंसाइज फॉर्म के साथ हमने ये भी समझा था कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस और इम्बैलेंस जो कंसेप्ट है वो एक फंडामेंटल लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी एप्लीकेशन के बेस पर ही हम कह सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर इम्बैलेंस्ड है। ये लॉ कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही एक फंडामेंटल लॉ है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या कि इम्बैलेंस है। ठीक, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जिंक को जब सल्फ्रिक एसिड के साथ कन्वर्ट किया जाता है। जिंक Zn सल्फ्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है H2SO4, और जिंक सल्फेट बनता है और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस इक्वेशन के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट के अंदर जिंक के कितने थे 1, और प्रोडक्ट के अंदर कितने थे 1। इसी तरह हाइड्रोजन के कितने थे 2, और लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं 2। एस सल्फर के कितने थे 1, एंड प्रोडक्ट के कितने थे 1। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 4 थे और प्रोडक्ट में 4 थे। मतलब आप देखोगे कि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। तो मतलब क्या है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो यही चीज़ है कि जितने आपने रिएक्टेंट के अंदर एटम रखे हुए थे, जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का भी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। फिर हम पढ़ते हैं सेकंड इम्बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। उसका एग्जांपल यहाँ दे रखा है। जब आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि रस्ट होता है, और
हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके अंदर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट डिफरेंट है आयरन के लिए जब प्रोडक्ट से कंपेयर किया जाता है। हाइड्रोजन में इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन के अंदर फिर डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन इम्बैलेंस है। तो हमने इसके साथ ही ये भी पढ़ा था कि किस तरह से इम्बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। साथ में हमने ये भी सीखा था कि जब आप इक्वेशन लिखी होती है, केमिकल इक्वेशन लिखी होती है, उसके साथ ही ब्रैकेट में कुछ सिंबल्स लिखे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है। एस का मतलब जहाँ पर होता है सॉलिड, जिस फॉर्म के अंदर जो चीज़ है, जो रिएक्टेंट जिस फॉर्म में है या प्रोडक्ट जिस फॉर्म में है, उसके लिए सिम्बलाइज कर दिया जाता है। H2O गैसिस फॉर्म के अंदर है, मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में है। S सल्फर की फॉर्म में है, और S जो है वो सॉलिड के फॉर्म में है, फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है। तो ये भी हमने पढ़ा था। AQ इसी तरह से AQ का मतलब होता है एक्वास, मतलब वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, और साथ में आपका L जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। एक्वास मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व होना, और लिक्विड मतलब लिक्विड की फॉर्म में होना। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है। केमिकल चेंजेस के अंदर मास जो होता है कंजर्व होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब कार्बन का एटम जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन का कार्बन में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें मिलेगी तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मतलब ये दोनों अपने अलग अलग रहेंगे लेकिन बाद में कंबाइन हो जाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड प्रोसेस चलता है, बनता है एटम्स के बीच में या फिर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और इसी तरह से नए सब्सटेंस बनते हैं। मतलब जैसे कि आपने वुड देखा है, वुड का जो मेजर पोर्शन होता है वो सेलुलोस होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बॉन्ड के फॉर्मेशन से बनता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही समझना काफ़ी है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं कि जो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कम्बिनेशन रिएक्शन होती है जहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ जाते हैं आपस में और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जब क्यूक्लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मतलब कैल्शियम एक रिएक्टेंट है, वाटर एक रिएक्टेंट, दोनों कंबाइन करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक कम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए आप जानना चाहते हो तो ये है कि सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो स्लैक लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड को, हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, और स्लैक लाइम वही होता है जब आप घरों में वाइटनिस करते हैं। ठीक है, वाइटनिस करते हैं, जो पेंट करते हैं एक तरह का, तो वाइटनिस करते हैं जिसके अंदर आप लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हो तो वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है कि इसके अंदर भी रिएक्शन हो रही होती है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला है जो कि ताजमहल के अंदर यूज़ हुआ है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शन भी हैं जहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर सकते हैं। यहाँ पर कोल जो होता है, कोल को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है, दो के मिलने से हुआ कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरह से जब हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसे वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बर्निंग ऑफ कोल भी कम्बिनेशन रिएक्शन है, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है, जैसे कि कार्बन को जब बर्न किया जाता है तो एक रिएक्शन होती है, तो इसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती हैं जहाँ पर हीट यूटिलाइज होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है रिएक्शन के ड्यूरेशन पर, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन है जो आपको समझ के रखनी है। पहला एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी समझना होगा। इसके बाद जो है, जो आगे जो कंसेप्ट आएंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अभी तक के लिए जितना है उसके लिए गुड बाय, और कल हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। थैंक यू।